हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रेवल करेगा। हमने क्या पढ़ा कि एक वायर के अंदर एक वायर, और वो वायर क्या होनी चाहिए, मेरी कंडक्टर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंडक्टर। तो जो मेरी वायर है, जो कंडक्टर है, वो मेरे लिए क्या हो गया? पाथ हो गया। किसके लिए पाथ हो गया? चार्ज कैरियर के लिए। किसके लिए? चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर इन सॉलिड्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन किस में से ट्रेवल करेगा? वो पाथ हमने क्या दिया इसको? कंडक्टर। ठीक है। तो उस कंडक्टर, वो कंडक्टर क्या हो गया मेरे लिए? पाथ हो गया। चार्ज कैरियर क्या हो गया मेरे लिए? इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इतना समझ आए। अब हमें सेकंड चीज के बारे में पढ़ना है, जो हमारी क्या है? फोर्स। जो हमारी क्या है? फोर्स है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो फोर्स हमारा क्या होता है? बेसिक कंसेप्ट है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन, उस पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन कितना आएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना आएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, ठीक है। अब देखो, ये मेरा एक कंडक्टर होता है। ठीक है, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ढेर सारे मात्रा के अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं मान लेता हूं कि इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इस वायर के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर है? गॉट इट? नाउ इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। क्या लगाया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बाहर से। ठीक है, वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइंग सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाय अप्लाइंग सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया, और उस पोटेंशियल की वजह से इस वायर के अंदर क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कितना होता है? वैल्यू की बात करें तो -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। क्लियर? तो क्योंकि इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये इस तरफ, किस तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये किधर मूव करना शुरू करेगा? इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? किधर फोर्स लगेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फोर्स कितना लगता है? फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना लगता है? एक्सटर्नल फील्ड के अंदर Q इंटू ई, वेयर E इज माई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज द चार्ज, Q इज चार्ज एंड F इज द फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कितना है मेरे पास? फोर्स बराबर आया माइनस का E इंटू में E। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -E। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -E। तो इतना फोर्स किसके ऊपर लगेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाऊं उसके ऊपर, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं इसके ऊपर लगाता हूं, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? -E, इतना फोर्स लगेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन चलेगा या नहीं चलेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से चलाने के लिए, ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, या ये एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बॉक्स को चलाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इधर इस डायरेक्शन के अंदर मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इस बॉक्स को चलाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा, उस फोर्स की वैल्यू इसके ऊपर लगे हुए फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यदि इस बॉक्स का वजन बहुत ज्यादा है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम है तो कम फोर्स से ये बॉक्स चल पड़ेगा। तो इस बॉक्स को इधर चलाने के लिए मुझे जितना फोर्स मैं लगाऊंगा, जो अप्लाइड फोर्स है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। वहां पे जो अदर फ्रिक्शनल फोर्सेस जो वहां पे अप्लाई हो रहे हैं, उनसे मेरे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा और ये बॉक्स चल पड़ेगा। ठीक है, सेम केस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि उससे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स पर्याप्त है उस इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? EMF कहते हैं। क्या कहते हैं? EMF। EMF stands for electromotive force। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, EMF यानी कि मुझे इतना फोर्स चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए वायर, थ्रू ए वायर।
एक वायर में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, एक वायर में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए मुझे जितने फोर्स की आवश्यकता है, जितने फोर्स की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है? तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा मेरे पास F इक्वल टू माइनस ई इंटू में ई। ठीक, क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा, लेकिन चलेगा कैसे, उसके ऊपर बात करते हैं। चलेगा कैसे भैया? देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं चलता है ना? इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? इलेक्ट्रॉन घूम घूम के चलता है। कैसे चलता है? घूम घूम के। ठीक है, बट हम ऐसा मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक वायर है। ठीक है, सपोज कर लो ये एक वायर है। ठीक है, इस वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस डायरेक्शन के अंदर, तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे चलता है? बहुत सारे एटम्स होते हैं, जैसे कि ये एक एटम है और इस एटम के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके गोल गोल मूव दूर होता हुआ फिर दूसरे एटम के पास चला जाएगा, फिर उससे दूर होता हुआ फिर तीसरे, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे मूव करता है। लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से यहां हो गई, तो मैंने मान लिया कि मेरा इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से चल करके सीधा यहां पे आ गया। आया तो ना जाने कितने एटम के पास से होता हुआ इधर आया है। ठीक है, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया कि ये घूम के आ रहा है, वो एक अलग बात है, वो उसकी स्पीड है। लेकिन मैंने क्या मान लिया कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, यहां से यहां पे उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक ये इसकी क्या हो गई, नेट डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये इसकी क्या हो गई, नेट डिस्प्लेसमेंट, कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू होकर के यहां पहुंच गया। कितने टाइम में पहुंचा वो बात की बात है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसे हम उसकी क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माय एवरेज वेलोसिटी, इज माय average velocity of electron with which it drifted towards the another end. ठीक है, with which it drifted towards the another end. ये क्या है मेरी, ये मेरी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, मेरी एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी किसकी होगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी किसकी होगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी कैसे, मेजर कैसे करेंगे। तो देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इधर इस डायरेक्शन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगता है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आया, एफ ई इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, माइनस का ई इंटू में ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एज फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get ma बराबर है माइनस ई इंटू ई। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या है मेरे पास, माइनस ई ई बाई एन। दिस इज माई एक्सेलरेशन, दिस इज माई एक्सेलरेशन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एक्सेलरेशन गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनिशियली जब मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। इनिशियली निकली एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो वायर के अंदर करंट कितना था, जीरो, कोई करंट नहीं था। जब वायर के अंदर कोई करंट ही नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जीरो।
देखो सिंपल सी बात है, चार्ज फ्लो करेगा, मैंने कल बताया था, यदि चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनेगा। चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, करंट नहीं, इसका मतलब क्या, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। चार्ज फ्लो नहीं कर रहा तो जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी है, जीरो है। ठीक है, यदि एवरेज वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, एंड आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सबकी वेलोसिटी निकालता हूं मैं। तो सबकी वेलोसिटी कितनी है, v1 इक्वल टू u1 प्लस एटी वन, v2 इक्वल टू u2 प्लस एटी टू, और इस प्रकार के बहुत सारे होंगे। तो हमने क्या मान लिया, vn बराबर आया un प्लस एटीn, ठीक है। एक्सेलरेशन सबका बराबर क्यों, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबका बराबर होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सबका बराबर है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर है। तो क्या है, सबका एक्सेलरेशन सबका बराबर, वेलोसिटी सबकी अलग अलग, ठीक है। एवरेज, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी एवरेज मेरी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी एवरेज मेरी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सारी वेलोसिटीज का सम प्लस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो क्या किया मैंने, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, देखो vd बराबर क्या है अपने पास, vd बराबर आया, सबकी वैल्यूज पुट करें तो v1 कितना अपने पास, u1 प्लस एटी1, u1 प्लस एटी1 प्लस इसी प्रकार v2 u2 प्लस एटी2, u3 प्लस एटी3 प्लस un प्लस एटी अप टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, ठीक। मैं इसको अलग अलग करूं तो मेरे पास vd बराबर क्या आया, vd बराबर आया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un डिवाइडेड बाय n, ठीक है, एंड प्लस ये 81 ये अलग कर लेते हैं, 81 ए कॉमन, एक्सेलरेशन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन सबसे कॉमन, तो अंदर क्या बचा, t1 प्लस t2 प्लस tn डिवाइडेड बाय n, ठीक है, अलग अलग कर लिए। व्हाट इज दिस, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, इनिशियली द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, तो दिस इज द इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। So initial average velocity is my 0 plus a into में t1 plus t2 plus tn divided by n, this is my average time, this is my average time, और इसको मैंने डिनोट कर दिया टाउ से, ठीक है, where टाउ is known as relaxation time, टाउ को मैं क्या कहता हूं, रिलैक्सेशन टाइम कहता हूं, ठीक है। ए एक्सेलरेशन कितना आया था, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, this is the equation number 4, ठीक है, this is the equation number 5, ठीक है। 8 टाउ एक्सेलरेशन मेरा कितना था, फ्रॉम इक्वेशन 3 a is equal to minus e by m, तो what is vd, vd is equal to minus e by m into टाउ, ठीक है, माइनस em into में टाउ, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड बात करूं मैं, केवल किसमें बात करूं, इन मैग्नीट्यूड, तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आया E by m into टाउ, ठीक है, E डिवाइडेड बाय m इंटू में टाउ, ठीक है, जहां पर छोटा ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बड़ा ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिपेंड ऑन ई वी टाउ बाय एम इंटू एल। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर, डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द वायर, डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो दीज आर द की पॉइंट्स, दीज आर द की पॉइंट्स। क्या लिखेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द वायर। ठीक है, क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाइड आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होता चला जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इन चीजों को माइंड में रखना है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है। ठीक है, कल हम इसकी बेसिक चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी जो बेसिक चीजें उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इसको अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पेपर में आया हुआ था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आया हुआ था, मोबिलिटी का कंसेप्ट आया हुआ था। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। इसके बाद ही हमें ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये हमें डिपेंड करेगा, क्योंकि केवल इलेक्ट्रिक करंट हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना उस वायर के अंदर हो क्या रहा है, एक्चुअल के अंदर क्या क्या उस वायर के अंदर हो रहा है, जिससे कि उस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है और हम सारे इक्विपमेंट चला पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो करंट को इफेक्ट डालती हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इफेक्ट डालती है, जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, और इन सब से ही करंट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? गॉट इट? सो प्लीज नोट दैम एंड प्लीज राइट इन योर नोटबुक प्रॉपरली। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।